Presented by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। सरकारी नौकरी मतलब आराम की नौकरी, ऐसी नौकरी जो एक बार मिल गई तो हमेशा रहेगी। नौकरी में आराम का होना और वो रहेगी, उसे लेकर इस तरह का आश्वासन रहना कहीं से गलत बात नहीं है। हम सब इस तरह का काम चाहते हैं, लेकिन कई बार हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जब इन बातों का बेजा फ़ायदा उठाकर ऐसे लोग भी सरकारी नौकरी में बने रहते हैं जो काम करने के इच्छुक ही नहीं होते हैं। कार्रवाई का डर नहीं, इसीलिए काम का तरीका ही सरकारी हो जाता है। लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले से ये सब बदल सकता है। कैसे, ये बताएंगे आज दिन की बड़ी खबर में। लेकिन पहले देखिए हमारी वीडियो रिपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा। सब लोग क्या सोचेंगे, भाई एटा के लोग व्यवस्था बना के रखो ना। क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक यादव है और मैं चूंकि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। सभी लोगों ने, प्रसपा वालों ने, सपा वालों ने, भाजपा वालों ने, सबने अपनी अपनी बातें कर ली, लेकिन एटा का मुद्दा यहाँ पर किसी ने नहीं उठाया। क्या है मुद्दा? मुद्दा एटा का ये है कि यहाँ सभी 12th तक एजुकेशन गेन कर लेते हैं, अपने खर्चे पे कर लेते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। कोई भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी नहीं। यहाँ के नेता लोग जो हैं जाति धर्म इन सब की बात करके और चुनाव जीत जाते हैं। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? नाम बताइए। सर, मेरा नाम अमरनाथ सिंह है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से MSc फिजिक्स हूँ और वर्तमान में CSIR नेट की तैयारी कर रहा हूँ। सर, एटा की, जैसे इस भाई ने बताया, सबसे बड़ा मुद्दा है हायर एजुकेशन का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। एटा लोकसभा क्षेत्र जिसकी लगभग 21-22 लाख पॉपुलेशन है और सिर्फ एक गंजडवाड़ा में गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें भी पूरी साइंस की फैकल्टी नहीं है। और जो JLN है एटा में, वो सिर्फ आर्ट्स विंग वाला है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और कोई भी अभी तक जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हुए हैं, चाहे SP BSP किसी भी पार्टी का, कोई ये मुद्दा उठाता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेधाव्रत शास्त्री। क्या है आपका पसंद, बताइए। राजनीतिक रहनुमाओं की चाटुकारिता का शोर और अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के शोर के बीच में अगर किसी की आवाज़ दबती है तो एटा की आवाज़ दबती है। इन 70 वर्षों में बहुत सत्ता के परिवर्तन हुए। इन 70 वर्षों में जितने परिवर्तन हुए उसमें यदि कुछ नहीं बदला तो सिर्फ और सिर्फ एटा की स्थिति नहीं बदली। हम जहां खड़े थे उससे पीछे चल रहे हैं। आप आश्चर्य करेंगे, एटा एकमात्र जनपद है पूरे उत्तर प्रदेश में जहां आप बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन और इनका शोर सुनते हैं। हमारे यहाँ सामान्य रेल कनेक्टिविटी आज तक नहीं है। शिक्षा की जो वास्तविकता है वो इन बच्चों ने बता दी है। स्वास्थ्य की जो यहाँ स्थिति थी, आज तक यहाँ सिर्फ रेफर स्लिप बनाई जाती थी। एक मेडिकल कॉलेज अभी नया बना है। पिछले दिनों जो रहस्यमयी बीमारी फिरोजाबाद से चली, वो शायद एक बेटी यहाँ पे भी उससे संक्रमित हुई। तो जब उसको मेडिकल कॉलेज में ले गए तो जो पैटर्न पहले था कि जैसे ही मरीज आया तुरंत रेफर स्लिप बनाई, उसको आगरा विदा कर दिया। मेडिकल कॉलेज को शुरू होने के बाद यहाँ 4 प्राचार्य आए, उनकी नियुक्तियाँ होती बाद में है, वो किसी न किसी मामले में पहले हटा दिए जाते हैं। अगर इस रिपोर्ट को आप पूरा देखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा हमारे नए YouTube चैनल ललन टॉप यूपी पर। वहां आपको सौरभ द्विवेदी पूछते मिलेंगे क्या हाल है यूपी। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हमारी पूरी कवरेज आपको मिलेगी और मिलेंगे मजेदार व्लॉग्स। अगर आप हमारी कवरेज से जुड़ना भी चाहते हैं तो हमें मेल कीजिए lt.chunav@gmail.com पर। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी जम्मू कश्मीर से है। शोपियां जिले के ऋषिपुरा में आज टेरिटोरियल आर्मी की 162वीं बटालियन के राइफलमैन शाकिर मंसूर वागे का पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। बकरीद के लिए घर आए शाकिर आज से 14 महीने पहले 2 अगस्त के रोज अपने घर से निकले, लेकिन न वो अपने कैंप पहुंचे और न घर वापस आए। 2 अगस्त की ही रात को उनकी जली हुई कार बगल के कुलगाम जिले से मिल गई। आशंका जताई गई कि शाकिर को उग्रवादियों ने अगवा कर लिया है। हफ्ते भर बाद घर से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर शाकिर के कपड़े मिल गए जिन पर खून सना हुआ था, लेकिन शाकिर का अता पता नहीं चला। बाद में जाकर एक ऑडियो क्लिप आई जिसमें कुछ आतंकियों ने इस वारदात की जिम्मेदारी ली। आतंकवादियों ने कहा कि सरकार मारे गए उग्रवादियों के शव परिवारों को नहीं देती है, इसलिए शाकिर का शव भी उनके परिवार को नहीं दिया जाएगा। देहात में एक कश्मीरी परिवार के लिए बेटा फौज में होना जिंदगी जटिल बना सकता है। शाकिर के लापता होने के बाद सेना और पुलिस ने अपने अपने तरीके से तलाशी ली, उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन शाकिर नहीं मिले। तो शाकिर के पिता मंसूर अहमद वागे खुद उन्हें तलाशना शुरू करते हैं। परिवार में सिर्फ शाकिर ही कमाने वाले थे। जो भी था शाकिर की तलाश में खर्च हो गया। शाकिर का भाई जो अलीगढ़ में पढ़ता था उसे वापस बुलाना पड़ा। जब शाकिर के लौटने की कोई उम्मीद नहीं बची तो मंसूर अहमद अपने बेटे की लाश तलाशने लगे। रोज सुबह अपने घर से बेलचा लेकर निकलते, जहां कोई कह देता जमीन खोदने लगते अपने बेटे की लाश ढूंढने के लिए। मंसूर ने यह काम पूरे 1 साल तक किया।
इंडियन एक्सप्रेस अखबार में नावीद इकबाल की रिपोर्ट छपी है। रिपोर्ट बताती है कि हारकर मंसूर उन उग्रवादियों के परिवार वालों से भी जाकर मिले जिन पर शाकिर को अगवा करने का शक था। मंसूर अहमद बस ये जानना चाहते थे कि शाकिर कहाँ दफन है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो बातचीत कैसी रही होगी सोचकर ही सिहरन पैदा होती है। कई महीने बाद पुलिस ने कहा कि शाकिर को अगवा करने वाले आतंकवादी भी इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। ये मालूम करने के इसके बाद सारे रास्ते बंद हो गए कि शाकिर अगर कहीं दफन है तो कहाँ। चूँकि शाकिर आधिकारिक रूप से लापता थे, इसीलिए उनकी तनख्वाह या अंतिम बलिदान देने वाले सैनिकों के परिवारों को मिलने वाला मुआवजा मंसूर अहमद को नहीं मिला। 22 सितंबर को मंसूर अहमद को एक फ़ोन आया। एक रिश्तेदार ने कहा कि कुलगाम ज़िले में मोहम्मदपुरा में एक सेब के बगीचे में तिरपाल में लिपटी एक लाश मिली है। मंसूर अहमद वहां गए और ट्रैक सूट और ताबीज़ से अपने बेटे को पहचाना। मंसूर अहमद इतने वक्त से अपने लापता बेटे को इसलिए भी तलाश रहे थे क्योंकि पुलिस को एक वक्त ये भी शक रहा कि शाकिर आतंकवादियों से मिल गए, पाकिस्तान चले गए। मंसूर अहमद ये भी कहते हैं कि शायद उग्रवादियों या उनके लिए काम करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स ने ही उनकी पीड़ा से व्यथित हुए और शाकिर की लाश को निकाल कर रख दिया ताकि परिवार उन तक पहुंच सके। दी ललन परिवार राइफलमैन शाकिर को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। दूसरी सुर्खी जुड़ी है महंत नरेंद्र गिरी मामले से। पुलिस अब इस एंगल पर जांच कर रही है कि अगर कोई फोटो है जिससे नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल किया जा रहा था तो वो फोटो आखिर है कहाँ और किसके पास। इसको लेकर आनंद गिरी से पूछताछ की गई, लेकिन उसने फोटो की बात से अब तक के इनकार किया है, जो फिलहाल पूछताछ हुई है। अब ये जानकारी भी सामने आ रही है कि महंत नरेंद्र गिरी फांसी लगाने से पहले 13 सितंबर के रोज सल्फास की गोलियां खाकर भी आत्महत्या करना चाहते थे। पुलिस को कमरे से सल्फास की गोलियां मिली हैं जो महंत नरेंद्र गिरी ने अपने शिष्यों से मंगवाई थी। फांसी के लिए जो रस्सी इस्तेमाल हुई वो भी एक शिष्य से ही मंगवाई गई थी। तीसरी सुर्खी जुड़ी है पेगासस मामले पर हुई सुनवाई से। आज भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा कि पेगासस मामले की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित की जाएगी। इस बारे में अदालत अगले हफ्ते तक एक विस्तृत आदेश जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट से ही एक और सुर्खी जुड़ी है, हम क्लब कर रहे हैं क्योंकि दोनों सुप्रीम कोर्ट से है। आज प्रधानमंत्री कार्यालय ने दिल्ली हाईकोर्ट को यह बताया कि पीएम केयर्स फंड में केंद्र या राज्य की किसी सरकार का कोई दखल नहीं है। पीएमओ ने कहा कि यह महज एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। आखिरी सुर्खी असम से है। सूबे के दरांग जिले में धौलपुर गोरुखुट्टी इलाके में जब पुलिस कथित अतिक्रमणकारियों को हटा रही थी तब प्रदर्शन हुआ और उसके बाद हिंसा। पुलिस ने बल प्रयोग किया, नौबत गोली चलाने की भी आई और कम से कम 2 प्रदर्शनकारियों की मौत होने की खबर है जब तक इस बुलेटिन की तैयारी हम कर रहे थे। कुछ पुलिस के जवान भी घायल बताए जा रहे हैं। असम सरकार दरांग जिले में बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है जिसमें सरकारी ज़मीन पर से लोगों को हटाया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अब तक 4500 बीघा जमीन से 800 परिवारों को हटाया गया है। स्थानीय अखबारों के मुताबिक हटाए जा रहे लोगों में से ज़्यादातर बांग्ला भाषी मुसलमान हैं। असम के विपक्ष और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा है कि सरकार को इन्हें हटाने से पहले पुनर्वास की व्यवस्था भी करनी चाहिए थी। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। कोई टेंट वाटर प्रूफ हो सकता है, एक मकान हीट प्रूफ हो सकता है, लेकिन सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट प्रूफ नहीं हो सकता। सरकार चाहे तो किसी भी कर्मचारी को परफॉर्मेंस के आधार पर रिटायरमेंट दे सकती है। सरकारी कर्मचारियों को लेकर देश के एक हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई है। इस टिप्पणी का संदर्भ समझने से पहले थोड़ी सी बात सरकारी नौकरी वाली मानसिकता की करना जरूरी है। हम कितने ही ऐसे मामले देखते हैं जब देश में कहीं 10वीं 12वीं पास योग्यता वाली नौकरी निकलती है तो उसमें भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी धारी आवेदन करते हैं। योग्यता के मुताबिक काम नहीं होता है, तनख्वाह कम होती है, फिर भी सरकारी नौकरी के नाम पर भीड़ टूट पड़ती है। इसमें यह वजह बिल्कुल होती है कि देश में दूसरी नौकरियां कम हैं और बेरोजगारी ज़्यादा है। फिर प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह की नौकरियां हैं वैसी कितनी लोग करना चाहते हैं वो भी एक फैक्टर है। लेकिन एक बड़ा फैक्टर है वो भाव कि नौकरी कैसी भी हो बस सरकारी होनी चाहिए। ऐसे कितने ही उदाहरण आपको अपने आसपास मिलेंगे जब किसी ने ज़्यादा तनख्वाह वाली प्राइवेट नौकरी छोड़कर कम तनख्वाह वाली छोटी सरकारी नौकरी ज्वाइन की हो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सरकारी नौकरी के साथ एक भाव जुड़ा होता है कि सरकारी नौकरी पक्की होती है, एक बार लग गई तो कोई नहीं हटा सकता है। मंदी आ जाए, कोरोना आ जाए, कर्मचारियों की छटनी नहीं होगी। और ये सारी बातें व्यवहारिक रूप से लागू भी रही हैं। जिस तरह से प्राइवेट कंपनीज में परफॉर्मेंस को लेकर रिव्यू होता है, एक एक कर्मचारी का काम देखा जाता है, वैसा सरकारी विभागों में शायद उतनी बारीकी से नहीं होता है। सरकारी दफ्तरों में हम सबका अनुभव रहा है, कैसे काम होता है हम सब जानते हैं।
आप कितनी ही देर से लाइन में लगे हों, अगर लंच टाइम हो जाए तो कर्मचारी उठ के चल देगा। घड़ी देखकर काम होता है, पब्लिक को असुविधा होती है, सरकारी कर्मचारियों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस बात का वो ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इस तरह के अनुभव हमारे हुए हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि हर सरकारी दफ्तर या हर सरकारी दफ्तर में हर सरकारी कर्मचारी इसी तरह काम करता है, अच्छे कर्मचारी भी होते हैं, लेकिन आमतौर पर सरकारी दफ्तरों का जो वर्क कल्चर है और जो वहाँ जिस तरह के कर्मचारी हमें देखने की आदत है वो ऐसे ही हैं जैसे हमने आपको बताया, चाहे सुनने में थोड़ा पॉलिटिकली इनकरेक्ट लगे। सरकारी नौकरी के फ़ायदों में ये भी गिनाया जाता है कि सस्पेंड भी हो गए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोर्ट के रास्ते नौकरी तो बहाल हो ही जाएगी। हम नहीं कह रहे हैं कि हर बार ऐसा होता होगा, लेकिन आम धारणा यही है। एक भरोसा रहता है कि नौकरी लग गई है तो 60 की उम्र तक कोई हिला नहीं सकता। हालांकि मौजूदा सरकार के कुछ फैसलों से भरोसा हिला है। बड़ा हल्ला मचा था जब जून 2019 में मोदी सरकार ने 12 इनकम टैक्स अधिकारियों को अनिवार्य रूप से रिटायर कर दिया था। इसके कुछ दिन बाद 15 और IRS अधिकारियों को नौकरी से हमेशा के लिए छुट्टी दी गई। इसमें प्रिंसिपल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर रैंक जैसे बड़े पदों पर तैनात अधिकारी भी शामिल थे। और खबर ये भी मिलती है कि सरकार IRS के बाद IPS और IAS अधिकारियों का नंबर लगा सकती है। किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं या किसी के परफॉर्मेंस को लेकर सवाल हैं तो सरकार उन्हें हटा सकती है। द प्रिंट की जून 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों से करप्ट या खराब परफॉर्मेंस वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की लिस्ट मांगी थी ताकि उन पर कार्रवाई हो सके, अनिवार्य रूप से उन्हें रिटायर किया जा सके। अब यहाँ आता है ये सवाल कि अगर जिन्हें करप्ट समझकर हटा दिया जाए एक बार में, वो बाद में जांच में पाक साबित हो जाएं तो क्या फिर उन्हें दोबारा सरकार बहाल करेगी? यानी किसी अधिकारी या कर्मचारी को हटाने का पैमाना आखिर क्या होना चाहिए? और इस मामले में ही क्लासिक केस है IRS अशोक कुमार अग्रवाल का, जिन पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया है। अशोक कुमार अग्रवाल 1985 बैच के IRS अधिकारी थे। 1999 में उन्हें सस्पेंड किया गया, तब वो ED यानी प्रवर्तन निदेशालय में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर थे। अशोक कुमार अग्रवाल की कोर्ट में दलील थी कि उनके अफसरों ने सुभाष बड़जात्या नाम के हवाला कारोबारी पर छापा मारा था और उसकी गिरफ्तारी की थी, जिसे लेकर ED के बड़े अधिकारियों ने उन पर दबाव बनाया था और इसी वजह से बाद में उन्हें सस्पेंड भी किया गया। अशोक कुमार अग्रवाल के खिलाफ फिर CBI जांच हुई। इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति मामले में भी केस दर्ज हुआ। ये मामले चलते रहे, अग्रवाल पर कोई दोष साबित नहीं हुआ, लेकिन फिर सरकार ने IRS अधिकारियों की अनिवार्य रूप से रिटायरमेंट वाली लिस्ट निकाली तो उसमें अशोक कुमार अग्रवाल का नाम भी था। इसके खिलाफ वो CAT यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में गए, वहाँ से राहत नहीं मिली तो हाई कोर्ट गए और फिर सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस मामले में पहले दिल्ली हाई कोर्ट अपना फैसला दे और दिल्ली हाई कोर्ट का इस मामले में फैसला आ गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस DN पटेल और जस्टिस V कमलेश्वर राव की बेंच मामले पर बुधवार को फैसला देती है और कोर्ट ने फैसले में जो कहा है वो हम आपको बताना चाहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा है कि सरकार के पास सारे अधिकार और ताकत हैं कि वो कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दे। अगर कर्मचारी के खिलाफ लगे आरोप गलत साबित हो जाएं तो भी सरकार अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे सकती है। सर्विस रिकॉर्ड के मूल्यांकन और परफॉर्मेंस के रिव्यू के आधार पर सरकार ये फैसला ले सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि निलंबन के मामले में न्यायिक फैसले या विभागीय जांच सब कर्मचारी के पक्ष में हो, तब भी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से रिटायर किया जा सकता है। कोर्ट ने इसका आधार बनाया है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के फंडामेंटल रूल्स को। रूल नंबर 56J का हवाला दिया गया। इस रूल के मुताबिक उपयुक्त प्राधिकारी को ये लगता है कि किसी अधिकारी को रिटायर करना जनहित में ज़रूरी है तो इस आधार पर 3 महीने का नोटिस देकर रिटायर करने का फैसला लिया जा सकता है। इसमें A और B ग्रुप के अधिकारियों के लिए शर्त यह है कि उन्होंने 35 साल की उम्र से पहले सर्विस ज्वाइन की हो या 50 साल से उनकी उम्र ज़्यादा हो गई हो। तो इस आधार पर कोर्ट ने कहा है कि IRS अशोक कुमार अग्रवाल को रिटायर करना गलत नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि 34 साल के करियर में कर्मचारी 20 साल सरकार के खिलाफ मुकदमेबाजी में बिजी रहा है। पिटिशनर के बर्ताव से रिस्पोंडेंट यानी सरकार का उसे तैनाती देने को लेकर भरोसा कम हुआ है। हाईकोर्ट ने माना है कि उसने अग्रवाल को ज्वाइनिंग के वक्त अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल्स नहीं दी थी और कई सालों तक सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट्स भी नहीं दी थी। इस तरह से याचिकाकर्ता ने सरकारी निर्देशों को नहीं मानने की प्रवृत्ति बना ली थी और इन सब के आधार पर रिव्यू कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि ऐसे कर्मचारी का सरकारी सेवा में होना जनहित के नुकसान में है। कुल मिलाकर कोर्ट का यह फैसला सरकार की अनिवार्य रिटायरमेंट देने वाली पॉलिसी के पक्ष में चला गया है। परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, सरकार की रिव्यू कमेटी को लगता है कि कर्मचारी को रिटायर कर देना चाहिए तो उसे रिटायर किया जा सकता है।
हालांकि इस नीति का विरोध भी हो रहा है, कर्मचारी यूनियन इसके विरोध में है और ये संदेह भी जताया जा रहा है कि रिटायर करने की ये नीति इतनी आम हो जाएगी तो बदले की भावना से भी कार्रवाई हो जाएगी। अफसरों के लिए भी ये डर हो सकता है कि अगर कुछ सरकार के खिलाफ गया तो उनकी नौकरी जा सकती है। इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद मन में कई सवाल रह जाते हैं। बड़ी खबर में बस इतना ही। अब इस मामले पर कू की राय। इस सेगमेंट में हम सोशल मीडिया पर लोगों से उनकी राय या किसी पोल के जरिए उनका रुझान जुटाने की कोशिश करते हैं और जो नतीजे आते हैं आपसे शेयर करते हैं। आज का सवाल था, खराब रिकॉर्ड वाले सरकारी कर्मचारियों को रिटायर कर देना चाहिए? हाँ और ना कहने वाले लोगों का प्रतिशत आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर आप भी कू पर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना ही चाहते हैं तो कू पर दी ललन टॉप को फॉलो कर सकते हैं। पोल के नतीजे हम दी ललन टॉप शो में इसी तरह से दिखाते रहेंगे। हम कू पर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय भी मांगते रहेंगे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स या #LTShowOnCoo के साथ कू कर बता सकते हैं। हम उसे भी दी ललन टॉप शो में शामिल करेंगे। आखिर में आपके लिए एक और सूचना, इस शनिवार माने 25 सितंबर को सौरभ द्विवेदी करेंगे एक पंचायत का आयोजन। इस पंचायत में बच्चे शामिल होंगे और शामिल होंगे उनके माता पिता भी, भारत के भी, भारत से बाहर के भी। हम आपसे सुनना चाहते हैं कि आपके बच्चे टीवी और फ़ोन पर क्या देखते हैं और उसका उनकी मनस्थिति पर क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप इस पंचायत में शामिल होना चाहते हैं तो हमें मेल करें ltshowmail@gmail.com पर। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते।